फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये पूरा सर्किट डायग्राम गिवन है और इसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है C, वेरिएबल फॉर्मेट में क्वेश्चन है और हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमको बस यही पहचानना होता है कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है। सबसे पहले ये दोनों कैपेसिटर्स। अब हाँ, एक चीज़ और है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कोशिश करो स्टेप बाय स्टेप सिंपल लेवल पे डायग्राम बनाते चले जाओ, यानी कि बेसिक जो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ या ब्रेक करते चले जाओ। ठीक है, कैसे? देखिए, सबसे पहले ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है C। यहाँ पर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर C, ये C, ये C और ये C, ये सारे आपस में पैरेलल है। ये देखिए, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2 डायरेक्ट। रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2। इसका रिवर्स कर दो डायरेक्ट। रेजिस्टेंस में ऐसा भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वही कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो C प्लस C कितना हो गया? 2C। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का आंसर आ गया 2C। इन दोनों कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी आ गया 2C, इस कॉम्बिनेशन का आंसर भी 2C और इसका आंसर भी 2C। तो हमारा सिंपल लेवल पे एक डायग्राम बन जाता है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ बन गया 2C। नाउ दिस पॉइंट इज P। ये इस तरीके से सबसे ऊपर वाला कैपेसिटर है, ये फिर कैपेसिटर और फिर यहाँ पर 2C, ये वाला 2C। ठीक है, उसके बाद फिर ये कैपेसिटर सिंगल वाला बीच वाला और यहाँ पे फिर से 2C, फाइनली इस तरीके से बन गया और लास्ट वाला भी 2C। ये पॉइंट हो गया Q। नाउ अब आप देख सकते हो कि ये तीनों आपस में कैसे हो गए सीरीज में। नाउ दिस इज 2C, दिस इज C एंड दिस इज 2C। तो अब हम इन तीनों का रिजल्टेंट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C नेट लिख लेता हूं मैं। 1/2C फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड वाला 1/C और ये फिर से 1/2C। तो फाइनली जो एलसीएम आया वो हो गया 2C। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अगेन 1। एलसीएम लेने के बाद आप ऐसा लिख सकते हैं, तो 1/C नेट। तो C नेट रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो ये बन गया 2C। यहाँ से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 + 1 + 1 ये हो गया हमारा 4। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो फाइनली C/2। इन तीनों का आंसर बना C/2। ठीक है, नाउ अब मैं एक सर्किट डायग्राम और बनाता हूँ इसको सिंप्लीफाई करते हुए। ये पॉइंट है हमारा P, ये है कैपेसिटर 2C, ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और नीचे के ये तीनों का रिजल्टेंट जो हो गया वो हो गया C/2। तो ये हो गया हमारा C/2 इस तरीके से। और फाइनली जो लास्ट में ये जो कैपेसिटर है ये फिर से 2C है, तो यहाँ पर हमने बना दिया 2C। इसको चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज Q। अब क्या करेंगे, ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। अब ये है C, ये है C, ये है C/2। तो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला C प्लस C प्लस C/2, C प्लस C प्लस C/2। ठीक है, तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका। एलसीएम लिया आपने 2, ये हो गया 2C, 2C प्लस C, तो ये बन गया आपका 5C/2। अब इन तीनों का आंसर हुआ 5C/2। तो लास्ट डायग्राम एक और बना लेते हैं। ये कैपेसिटर हो गया 2C, ये इन तीनों का जो रिजल्टेंट आया वो हो गया 5C/2 और फाइनली जो लास्ट का रिजल्टेंट हुआ वो 2C। दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P। अब ये तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हो गए? सीरीज में। ठीक है ना, तो लास्ट में हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1/C फाइनल, 1/C फाइनल बनेगा 1/2C। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो लिख जाएंगे 2/5C। इस तरीके से 2 पर चला जाएगा, 5C नीचे और फिर से हो गया 1/2C। अब आपने फिर से एलसीएम लिया, कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 10C एलसीएम आ गया। तो 2 से ये 5 टाइम्स, तो यानी कि 5 से ये 2 टाइम्स और फिर से 2 से ये 5 टाइम्स। एक चीज़ और है भाई, 5 से ये जब 2 टाइम्स जाएगा तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। एलसीएम आप अपने लेवल से भी कर लो, ज़रूरी नहीं है मेरा ही मेथड कॉपी करो। जैसे डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर दो और स्टेप बढ़ाना चाहो स्टेप बढ़ा दो, कोई हर्ज नहीं। तो ये हो गया फिर से 5। फाइनली 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो ये बन गया हमारा 14 डिवाइडेड बाई 10C। रेसिप्रोकल करेंगे C फाइनल, तो ये बन जाएगा हमारा 10C/14। ठीक है,
होपफुली ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। एक बार दोहरा लीजिए, क्योंकि बस सीरीज और पैरेलल ही पहचानना है। कैलकुलेशन आप अपने लेवल से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा ही मेथड लगाओ, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये सर्किट डायग्राम हमारे सामने है। दिखने में ज़रूर ये थोड़ा सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, और एक छोटी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको होपफुली समझ में आ जाएगा। हर एक कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का है? 4 माइक्रोफैराड, यानी कि सारे 6 कैपेसिटर्स लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं। हम हर एक की कैपेसिटेंस को सी लेट कर लेते हैं, और लास्ट के जब हम सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे तब सी को रिप्लेस करके हम 4 माइक्रोफैराड उसकी जगह रख देंगे। डिटरमाइन नेट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। एम पॉइंट और एन पॉइंट के बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जो भी इस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो अक्सर व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं, 5 रेजिस्टर्स का या 5 कैपेसिटर्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक कैपेसिटर को हम इग्नोर कर देते हैं जब बैलेंस कंडीशन आ जाती है। ये लगभग उसी तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक इसका सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इलस्ट्रेट भी करूँगा, दोनों को मैच करके भी दिखाऊंगा। देखिए ये डायग्राम इससे मैच करेगा, या यूं कह सकते हैं हम इस तरीके से इसको कवर अप कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज एम, पी क्यू, दिस पॉइंट इज एन। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, और एम से एन में एक डायरेक्ट कैपेसिटर है। हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल है, बीच में एक कैपेसिटर और है। अब आप यहाँ देखो, ये अगर क्वेश्चन आपको दिया होता, ये तो बहुत ही आसान था, आप डायरेक्टली करते C1/C2 C3/C4, बैलेंस कंडीशन बन गई, बीच वाले को हम इग्नोर कर देते और हमारा नेट आंसर आ जाता बहुत इजीली। अब ये सर्किट दिखने में लगता है कि कुछ हद तक व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन इसको हम इस तरीके से बनाएं कैसे, या हम चेक कैसे करें कि हमने ये सही बनाया है कि नहीं? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, P और Q ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, P और Q, इसके बीच में एक कैपेसिटर। यहाँ देखो आप, P और Q दोनों के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, मैच कर रहा है ना, पॉइंट मैच कर रहा है हमारा, ये डायग्राम मैच कर रहा है, ये सर्किट हमारा मैच कर रहा है, कुछ भी कह लो। P और N के बीच में देखो एक कैपेसिटर आ रहा है, P और N के बीच में, P2N, आप जाओ ये देखो P2N, देखो एक बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। M से लेकर के P तक एक कैपेसिटर आ रहा है, M से P, M से आप जाइए P की तरफ, देखिए एक कैपेसिटर आ रहा है, ये वाला। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। M से लेकर के Q तक एक कैपेसिटर, M से Q, देखिए M to Q, इस तरीके से आप जाओ, M से ऐसे करके शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना होता है। M to Q एक कैपेसिटर आ रहा है। फिर आप देखो N से Q, Q और N के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? Q से लेकर के N तक आप ये देखो एक सिंगल कैपेसिटर आ रहा है। कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि शॉर्टेस्ट पाथ हो और कम से कम कैपेसिटर उसमें आए, तो हमारा डायग्राम मेल खा जाएगा, और एक्चुअल में ऐसा होता भी है। अब क्योंकि सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के हैं, तो हमने क्या करा, C1/C2 C3/C4 रेशो सेम हो जाएगा, तो बीच वाले को हम इग्नोर कर देंगे। बैलेंस कंडीशन हमारी आ गई, आप देख सकते हैं। जब ये हमने बीच वाले को इग्नोर कर दिया, तो फाइनली हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज। नाउ दिस इज C, दिस इज C, दोनों का आंसर हो जाएगा C/2, क्योंकि सीरीज में आप 1/C + 1/C ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका बन सकता है। तो C net इज इक्वल टू, C net का मतलब यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटेंस का है, C1/C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, तो ये हो गया C, सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, C इंटू C ओवर C + C, यानी कि C² डिवाइडेड बाय 2C, C से C कैंसिल, आंसर आया C/2, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया C/2। ये दोनों कैपेसिटर्स दोनों सीरीज में हो गए, इनका आंसर हो गया C/2। फाइनल सर्किट आपका इस तरीके से बनेगा, दिस इज C/2, ये भी C/2, और लास्ट वाला हो गया C, केवल C, ये लास्ट वाला C है, ये हो गया C/2, ये हो गया ऊपर वाला C/2, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N, हमको M और N के बीच में ही निकालना है नेट कैपेसिटेंस। तीनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। नाउ पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन होता है, तो फाइनल कैपेसिटेंस हमारी आ जाएगी C/2 + C/2 + C, तो ये बन गया हमारा ओवरऑल एलसीएम लेने के बाद 2C।
एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी 4 माइक्रोफेराड, तो 2 इंटू 4 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेराड। नाउ दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को दोहरा के एक बार देखना और समझने की कोशिश भी करना, खुद भी एनालाइज करने की एक बार कोशिश करो। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है और इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमको बोलता है एक एक्स टर्मिनल है, एक वाई टर्मिनल है, कई सारे रेजिस्टर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टर्स लगे हैं, हर एक 6 कैपेसिटर्स लगे हैं। हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफेराड। हमको बोलता है एक्स और वाई के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी वो बताना है। ठीक है, बड़ा अजीब सा सर्किट डायग्राम लग रहा है, लेकिन इसको सरल तरीके से करने का ये यूं कह सकते हैं, एक बहुत ही सरल तरीका हम बना सकते हैं इसको सॉल्व करने। नहीं, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में गड़बड़ हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए जरा, ये एक सर्किट डायग्राम हमको गिवन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और सच कहें तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। और ये कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका मैं एक बहुत सरल तरीके से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमको बोलता है दो टर्मिनल्स हैं एक्स और वाई, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। कई सारे कैपेसिटर्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, हर एक कैपेसिटर आइडेंटिकल है और सबकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है 1 माइक्रोफेराड। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसका एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका और बहुत आसान तरीका। देखिए, क्या करो, इसकी एक ट्रिक भी कह सकते हो आप इसको, यहां से बीच में ना इसको कट कर दो थोड़ी देर के लिए, इसको एज्यूम कर लो कि हमने इसको कट कर दिया इस तरीके से। अब ये वाले टर्मिनल को पकड़ो और इसको घुमा के इधर ले जाओ। दोबारा से समझना है, ये टर्मिनल को हमने पकड़ा, ऐसे समझो, आप इमेजिन करो कि ये एक वायर है और यहां से वायर को उठा करके आप इधर लेके आ रहे हो, यहां पे रख दिया आपने ला करके, तो देखिएगा जरा क्या बनेगा। ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो ब्रांच है, उसको मैंने सबसे पहले बनाया है। ये जो यहाँ पे है, ये दिस इज वाई टर्मिनल, यहाँ पर फिर से ये वाई टर्मिनल को टच कर गया। अब हमने क्या करा, ये जो एक्स टर्मिनल है इसको हमने ये पोर्शन को ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया यहाँ, तो ये इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अब हम आ गया, हमारा एक्स पोर्शन को इस तरफ ले आए हम। ये जो टर्मिनल था वाई, इसके साथ जो कैपेसिटर था वो अभी ऐसे ही लगा है। फर्ज करो आप एक पोर्शन को आपने हटा दिया, यहां से उठा करके यहां ले आए, अब ये ऐसे ही बैलेंस है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी उठा करके इधर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से ऐसे। ये देखिए, अब क्योंकि x और y आपस में कनेक्टेड थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो हमने क्या करा, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। किसी भी तरीके से आप सपोज कर लो, यहां से हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए, C और C, ये सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हैं, बैलेंस कंडीशन बन जाएगी, C1/C2 C3/C4 बन जाएगी ना, बहुत आसान है। तो बीच वाला क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। अब जब आपने इग्नोर कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगाते हुए, अब ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, आपस में दोनों कैसे हो गए पैरेलल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आया C/2, इन दोनों का रिजल्टेंट आया C/2। अब C/2 और C/2 आपस में कैसे हो गए पैरेलल, तो जानते हैं आप फॉर्मूला डायरेक्ट, C/2 प्लस C/2 ये बन जाएगा C। तो इन 1 2 3 4, या यूं कहें कि C/2 और C/2 इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया C। तो हमारा सर्किट इस तरीके से बन गया। देखिए, ये पॉइंट है X, यहाँ बना हमारा C, यहाँ बना हमारा ये टर्मिनल है Y, और यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरीके से लगा है। ठीक है ना, अब हमको चाहिए नेट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ध्यान से देखिएगा जरा, इस चीज़ को समझना भी है। ये कैपेसिटर को हम यहाँ से हटा के यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। y और x के बीच में ही तो है ये कैपेसिटर, देखो आप, y और x के बीच में, तो यहाँ हट लगाओ चाहे इसको यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया। अब ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, C + C इज इक्वल टू 2C। तो अगर ये एक कैपेसिटर की वैल्यू थी 1 माइक्रोफेराड, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 2 माइक्रोफेराड। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन का सर्किट हमारे सामने है। सर्किट में हमको एक बैटरी गिवन है, 3 कैपेसिटर्स गिवन है, 6 माइक्रोफेराड, 12 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड।
6 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर सीरीज में होगा। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि जो 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है E। डिमांड हमसे क्या करी जा रही है क्वेश्चन में कि पूरी बैटरी में से कितना एनर्जी ड्रॉन हो रहा है, टोटल तीनों कैपेसिटर्स कितना एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं इस पूरी बैटरी में से, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका है, अगर आपको बैटरी की टोटल एनर्जी निकालनी है जो ये तीनों कैपेसिटर्स इसमें से फेच कर रहे हैं, तो उसका सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है कि 6 माइक्रोफेराड का एनर्जी वो हमको गिवन है E, अगर हम 12 माइक्रोफेराड का एनर्जी और 3 माइक्रोफेराड का एनर्जी दोनों का एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं और तीनों एनर्जीज को प्लस कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के लिए हम एल्जेब्रिक सम यूज करते हैं, जितने कैपेसिटर्स हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी निकाल लो, सबको ऐड कर दो, टोटल आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ अब हमको एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का रिलेशन याद रखना चाहिए, Q²/2C पहला फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है QV/2 और तीसरा फॉर्मूला होता है 12CV²। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा गिवन होता है उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बेस्ट सूटेड होगा हम वो लगाएंगे। 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का एनर्जी हमको दे रखा है E। अब देखिए एनर्जी ऑफ 6 माइक्रोफेराड, यहाँ 6 लिखने का मतलब है 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कंसिडर कर रहा हूँ मैं। E एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 12CV²। अब CV² लेने की एक वजह है, देखिए इसकी C की वैल्यू तो हमको गिवन है 6 माइक्रोफेराड। अब वोल्टेज वाला फॉर्मूला मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में हैं और पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। वोल्टेज सेम रहता है तो जो ऊपर वाले कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वही नीचे वाले कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन। नाउ अब ये फॉर्मूला आ गया E, यहाँ से अगर मैं V² की वैल्यू बनाता हूँ तो ये बन जाएगा 2E/C, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, C डिवाइड हो जाएगा। नाउ कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 माइक्रोफेराड, तो मैंने V² की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2E/6 माइक्रो, ये हो गया मेरा V² का वैल्यू। ठीक है, इसको आगे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अभी पहले जरा इस पोर्शन को आप समझिएगा। नाउ सिमिलर वोल्टेज इसका भी होगा, तो अगर मुझे एनर्जी निकालना है 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का तो उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला लगा दिया 12CV²। ठीक है, नाउ इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ C की जगह मैं लिखूंगा 12 माइक्रोफेराड, तो मैंने यहाँ कर दिया 12 माइक्रो और V² की जगह मैंने लिख दिया 2E/6 माइक्रो। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, 6 × 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एनर्जी ऑफ 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विल बिकम ट्वाइस ऑफ E। तो आप यहाँ पे समझिए कि अगर 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का एनर्जी E है और दूसरा कैपेसिटर उसका डबल है, जस्ट डबल है, तो उसकी एनर्जी भी जस्ट डबल हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक्स में आपको एक काम करेगी, हेल्प हो जाएगी, इसको ये नोट करके रख लीजिए कि दो कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में हैं और एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेराड है, दूसरा कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड है, तो जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उसका होगा उसकी एनर्जी भी उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। इसका एनर्जी E और इसका एनर्जी हो गया 2E। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 6 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड दोनों पैरेलल में हैं, तो हम क्या करेंगे, अब नेट कैपेसिटेंस इन दोनों की निकालेंगे। पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड प्लस 12 माइक्रोफेराड और आंसर आ गया 18 माइक्रोफेराड। तो मेरे पास ये जो सर्किट है इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ हो गया 3 माइक्रोफेराड और यहाँ हो गया 18 माइक्रोफेराड। अब हमको एक बात और याद रखनी चाहिए कि 6 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है और जो 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है दोनों आपस में थे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और वोल्टेज सेम होने का कंसेप्ट इस तरीके से भी लागू होगा कि जो इसका वोल्टेज वही इसका वोल्टेज और वही इन दोनों के रिजल्टेंट का वोल्टेज। तो जो 18 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर आया उसकी वोल्टेज भी यही वाला V² यानी कि V की वैल्यू हम लगाएंगे √2E/6 माइक्रो। यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वोल्टेज की और यही वोल्टेज यहाँ पर लागू हो जाएगा। समझ आया आपको? नाउ अब एक चीज और जरा समझिए, यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे लगे हैं।
सीरीज में क्या सेम रहता है, चार्ज। तो अगर मैं 18 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का चार्ज निकाल लेता हूं तो वही चार्ज तो 3 माइक्रोफेराड में काउंट होगा, ठीक है ना। तो Q इज इक्वल टू, यहां पर हम इसका चार्ज निकालते हैं, Q इज इक्वल टू CV। C की वैल्यू दे रखी है 18 माइक्रोफेराड, और V जो वोल्टेज इसका आ रहा है वो कितना है, √2E/6 माइक्रो, √2E/6 माइक्रो। ये हो गया ये टोटल चार्ज जो किस में से जा रहा है, 18 माइक्रोफेराड में से। अब क्योंकि 18 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड आपस में कैपेसिटर्स दोनों सीरीज में हैं, तो ये वाले माइक्रोफेराड यानी कि 3 माइक्रोफेराड का चार्ज भी यही होने वाला है। अब आप समझिए कि इसका आपको चार्ज मिल गया, देखिए इसकी आपको C मिली हुई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इसको पता है, आपको पता है इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो C और Q इन दोनों के साथ कौन सा रिलेशन लगता है एनर्जी का, Q²/2C। तो ये समझने वाली बात है कि पुराने केसेस में तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा इन दोनों के लिए, हाफ CV², लेकिन जब हम सीरीज में लेके आ गए तो सीरीज में होता है चार्ज सेम, तो वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी जिसमें चार्ज आ रहा है। ये दोनों पैरेलल में थे, पैरेलल में होता है सेम वोल्टेज, तो हमने एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला यूज करा जिसमें वोल्टेज आता है। यहां पर हम वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें चार्ज आता है। तो C और Q, ये C हो गया और ये हो गई Q की वैल्यू। अब इसका एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितनी होगी, क्या लिखा है, Q²/2C। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 18 माइक्रो इंटू 18 माइक्रो 2 बार आ जाएगा। यहां से स्क्वायर करोगे तो इसका ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2E/6 माइक्रो होल डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा है, 2C। तो मैंने लिखा 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रो। नाउ माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, ये माइक्रो से ये वाला माइक्रो कैंसिल, 3 इंटू 6 हो गया 18, 18 से 18 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये बचा 18 और ये बचा E। तो एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज इक्वल टू 18E। अब आप समझिए क्वेश्चन के हम एंड पे पहुंच गए। 6 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर था उसकी एनर्जी थी E, 12 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर था उसकी एनर्जी थी 2E, और जो 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था उसकी एनर्जी हुई 18E। अब ये टोटल एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सबको ऐड कर दो डायरेक्टली। 18 + 1 19, 19 + 2 21E। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ 10 ओम का रेजिस्टर है, 20 ओम का रेजिस्टर है, दोनों कनेक्टेड है, बैटरी लगा है 2 वोल्ट्स का, 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर साथ में कनेक्टेड है, लेकिन वो पैरेलल कनेक्टेड है 10 ओम रेजिस्टर। हमको बोलता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ समझनी चाहिए कि बैटरी कौन सा करंट सप्लाई करती है, डायरेक्ट करंट, DC जिसको बोलते हैं। अब सुनिए, यहाँ से अगर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 वोल्ट का जो सेल है उसमें करंट निकला I, ये जंक्शन पॉइंट हुआ। अगर कुछ करंट इधर जाता है तो कुछ करंट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होता है नॉर्मली जब भी हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाते हैं। अब यहाँ पे हमको जो बात याद रखनी है वो सुनिए, स्टेटमेंट एक याद नोट भी कर लीजिए और याद भी रखिएगा। कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट पास नहीं होता, या यूं कह लीजिए कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को पास नहीं करता, ठीक है। अब क्यों पास नहीं करता ये हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी बात बता देता हूं, कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर करी जाती है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सिंबल होता है X सफिक्स में C। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई न्यू, 1/C × 2 पाई न्यू, ठीक है, 1/C × 2 पाई न्यू। अब न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, DC का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 0, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी 0 हुआ तो 1/0 × समथिंग, सब कुछ 0 हो जाएगा या नहीं। 1/0 क्या बनेगा, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम निकालें 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि कैपेसिटर के द्वारा DC के प्रति डायरेक्ट करंट की तरफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करी जा रही है। और अगर किसी करंट की तरफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करी जाएगी तो वो पास कैसे होगा, वो ट्रेवल कैसे करेगा करंट, है ना, वन पॉइंट टू दी अदर। इसीलिए
अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस समय, लेकिन आप ये याद रखिए कि कैपेसिटर में से डायरेक्ट करंट पास नहीं होगा, तो ऊपर वाली ब्रांच में कोई करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, 10 ओम रेजिस्टर में। तो यहाँ पर भी करंट आई पहुंचा, यही करंट आगे पास ऑन होते हुए यहाँ पर भी आ गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 10 ओम और 20 ओम का जो रेजिस्टर है उसमें करंट सेम है, और करंट सेम कौन से सर्किट में होता है, सीरीज सर्किट में। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि 10 ओम एंड 20 ओम आर इन सीरीज। अब दोनों रेजिस्टर्स अगर सीरीज में हैं तो नेट आर कितना बन गया, R1 प्लस R2। ये हो गया आपके पास 10 प्लस 20 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस हो गया 30 ओम। टोटल वोल्टेज आपको कितना गिवन है बैटरी में से, 2 वोल्ट, ये हो गया। नाउ अगर आप I की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V अपॉन R नेट, टोटल वोल्टेज हो गया 2 और नेट रेजिस्टेंस हो गई हमारी 30, I की वैल्यू आ गई 1/15 एम्पियर। ठीक है ना। अब सुनिए जरा, अब ये कैपेसिटर हमको चार्ज चाहिए, कैसे निकालेंगे वो भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। एक छोटी सी जानकारी समझ लो, कैपेसिटर का चार्ज का फॉर्मूला होता है C/V। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो दे रखी है 6 माइक्रो, अगर हमको वोल्टेज मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। वोल्टेज और C को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वोल्टेज आएगा कैसे, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। जब दो चीजें या दो कोई भी कंपोनेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम रहता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज 10 ओम रजिस्टर का होगा वही वोल्टेज 6 माइक्रो फैराड कैपेसिटर का होगा। तो अगर हम 10 ओम रजिस्टर का वोल्टेज निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, सुनिए। नाउ वोल्टेज ऑफ 10 ओम, इसको लिखने का ये तरीका है बड़ा आसान। जैसे क्या कैलकुलेट कर रहे हो, वोल्टेज किसका कैलकुलेट कर रहे हो, 10 ओम रेजिस्टेंस का। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। कितना करंट जा रहा है 10 ओम रेजिस्टर में से, I की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, 1/15। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, ये R। ध्यान सुनिएगा, जब आप 10 ओम रेजिस्टर का वोल्टेज निकाल रहे हो तो यहां पर R की जगह आपको 10 लगाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ ये हो गया आपका 2/3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 2/3 वोल्ट्स। अब क्योंकि 10 ओम रेजिस्टर और 6 माइक्रोफैराड रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो इसका मतलब वोल्टेज ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर भी कितना हो गया, 2/3 वोल्ट्स। ठीक है, इसका वोल्टेज आपको मिल गया, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का वोल्टेज 2/3। नाउ चार्ज आपको चाहिए था, चार्ज का फॉर्मूला CV। C कितना दे रखा है आपको, 6 माइक्रो, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना हुआ 2/3, 3 से ये कैंसल हुआ, 2 इंटू 2 4, तो टोटल चार्ज आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। अब चाहे तो आप 10⁻⁻6 को माइक्रो लिख दो तो ये बन जाएगा 4 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, होपफुली समझ में भी आ गया होगा ये, और नहीं आया है तो एक बार दोबारा से दोहराइए। देखिए 5 कैपेसिटर्स हमको गिवन है टर्मिनल X और टर्मिनल Y के बीच में, और हर एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफैराड। हमको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है X और Y के बीच में, और टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है X और Y के बीच में। ठीक है, नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो भी ओवरऑल वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करनी है, एनर्जी की और चार्ज की। अब यहाँ भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, ये भी 1, सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू 1 है। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। व्हीटस्टोन ब्रिज का हम प्रिंसिपल लगाएंगे, बैलेंस कंडीशन जिसको बोलते हैं। नाउ दिस इज P, दिस इज Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया। अब हम देखेंगे कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आता है कि नहीं, आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत सिंपल वैल्यूज हैं, 1 1 1 1, रेशियो सेम हो गया। और जब भी ऐसा रेशियो सेम हो जाता है तो बीच वाला जो कैपेसिटर है उसको आप इग्नोर कर दो, या यूं कहो कि उसको आप रब कर दो तो भी चल जाएगा। ये पूरी वायर हमने हटा दी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना। ओवरऑल अब रह गए हमारे पास 4 कैपेसिटर्स। अब 4 कैपेसिटर्स में ये दोनों कैसे हो गए सीरीज, नीचे वाले दोनों कैसे हो गए सीरीज, और आपस में इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे हो गया, पैरेलल। तो 1 और 1 कैपेसिटर्स में सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसका एक डायरेक्ट रिलेशन है, अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। नाउ ये पहला कैपेसिटर 1 1 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस 1, आंसर आया 1/2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ वो हो गया 1/2 माइक्रोफैराड। इन दोनों का रिजल्टेंट जो नीचे वाले दोनों हैं वो भी 1 1 है, तो इनका भी रिजल्टेंट हो गया 1/2 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपस में ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में।
तो पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस आप निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 प्लस C2 डायरेक्ट एडिशन, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। यहाँ पे हमारा टोटल कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रोफेराड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी एंड टोटल चार्ज। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। टोटल चार्ज निकालने का बड़ा आसान तरीका है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। वोल्टेज अगर हमको गिवन होता तो हम वैल्यू लगा देते हैं, लेकिन अगर हमको गिवन नहीं है तो जस्ट उसको V छोड़ दो। कैपेसिटर की जगह हमने लिखा 1 माइक्रो इंटू V, तो फाइनल आंसर आ जाएगा V इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या यूं कहें V माइक्रो कूलम। टोटल सिंपल है ना आंसर। Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाया, टोटल चार्ज कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी, वोल्टेज का वैल्यू हमको गिवन नहीं तो उसकी जगह सिर्फ V छोड़ दिया, माइक्रो को रिप्लेस कर दिया 10⁻⁻6 से, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू Q² 2C। अब चार्ज आपका आ गया तो चाहे ये फॉर्मूला लगा दो, और नहीं लगाना चाहते हो तो ये लगा दो, CV²/2। ये और भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपने V की टर्म्स में चार्ज का फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला भी V की टर्म्स में लिख दो। C की वैल्यू हमको मालूम है 1 माइक्रो, V² हमको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम गिवन ही नहीं है V का वैल्यू, तो आ गया अपॉन में 2। तो फाइनल आंसर V²/2 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स। दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ज़रूरी नहीं है यही फॉर्मूला लगाओ, और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए सिर्फ लगाया क्योंकि यहाँ पर हमने चार्ज को V की टर्म्स में कैलकुलेट किया ना, वोल्टेज लगा करके V का वैल्यू, इसीलिए मैंने, और कैपेसिटेंस हमको गिवन था, इसीलिए मैंने एनर्जी में भी यही काम कर दिया कि कैपेसिटेंस की जगह C की वैल्यू फिक्स कर दी और वोल्टेज हमने ऐसे ही छोड़ दी। यहाँ पर आप देखिए लैडर शेप का क्वेश्चन हमको गिवन है, 3 कैपेसिटर्स ये बीच वाली ब्रांचेस में लगे हैं, 3 कैपेसिटर ऊपर वाली ब्रांच में, 3 कैपेसिटर्स नीचे वाली ब्रांच में। नेट कैपेसिटेंस हमको निकालना है टर्मिनल ए और टर्मिनल के बीच में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन में आप देखो लगभग डायग्राम सेम ही है, कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना ये लैडर खत्म नहीं हो रही, ये इनफाइनाइट लैडर स्टेप्स हैं इसमें। तो 1 2 3 आप बना दिए स्टेप्स आपने, उसके बाद आप चाहो मत बनाओ कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये लैडर एंड तक जा रहा है, इसका कोई सीमित पॉइंट नहीं है। फिर भी हम इसका नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको आए ना तो एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, लास्ट से शुरू करो हमेशा। हर एक कैपेसिटर इसमें आइडेंटिकल है, 2 माइक्रोफेराड की वैल्यू उसकी दे रखी है, लास्ट से शुरू करो, लास्ट वाले स्टेप से। अब आप इसमें देखो ये तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए सीरीज में। अब इन तीनों का अगर हम कोई रिजल्ट निकाल लेते हैं तो उसके साथ ये वाला कैपेसिटर कैसे हो जाएगा पैरेलल में, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एग्जाम में आप 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए कोशिश करो कि पूरा स्टेप फॉलो हो जाए। तो 2 2 2 ये तीनों हो गए सीरीज में, ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस में सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 1/2 1/2, तो ये बन गया 3/2। तो नेट कैपेसिटेंस इनकी हो गई 2/3। ध्यान रखिएगा रेसिप्रोकल यहाँ से भी करना है, रेसिप्रोकल यहाँ से भी करना है, तो 2/3 माइक्रोफेराड, ठीक है ना। ये डायग्राम अब हमारा क्या बन जाएगा, इसको ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये अगर साथ साथ आप करते गए तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी। अब यहाँ पर आपका दूसरा ब्रांच आ गया, और यहाँ पर आपने इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आ गया 2/3 माइक्रोफेराड। नाउ ये 2/3 माइक्रोफेराड और ये 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल। पैरेलल में आप डायरेक्ट ऐड करते हो, तो 2 + 2/3 कितना हो गया हमारे पास, 3 × 2 6, 6 + 2 8/3। फाइनली इन दोनों का आंसर आ गया 8/3। तो अब तीसरा डायग्राम जो आप बनाओगे वो इस तरीके से बनेगा, दिस इज ए, दिस इज बी, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और तीसरा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर, लास्ट में आपने इन दोनों का कंबाइंड आंसर निकाल लिया था, वो हो गया था 8/3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8/3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर ये एक कैपेसिटर हो गया। अब पहले हमने इन तीनों को सीरीज में लगाया, उसके बाद ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में लगाया, देखिए तो फाइनल आंसर आया हमारा इन दोनों का, ये है 2/3 इन तीनों का आंसर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, दोनों आपस में पैरेलल हो गए, फाइनल 8/3। नाउ ये 2 है और ये 2 माइक्रो,
तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। अब हम फिर से क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैलकुलेशन अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमने लगाया 1/c इज इक्वल टू 1/2 ये वाला प्लस 1/2 ये वाला प्लस इसको रेसिप्रोकल कर दो 3/8, उल्टा करके लगाना, ठीक है ना। 8/3 डायरेक्टली मत लिख देना, गलती हो जाएगी फिर। अब यहाँ पे एलसीएम आया 8, ये हो गया 4 और 3, तो ये 4 और 4 8 और 3 11, 11/8 माइक्रो, 11/8 यहाँ तक आया, ये होगा 1/c। तो रेसिप्रोकल करो, अब c इज इक्वल टू 8/11 माइक्रो फैराड। तो इन तीनों का आंसर कितना आया, 8/11, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कई बार गलती होने के चांस पता क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम रेसिप्रोकल करना ही भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 8/11, 8/11 इन तीनों का आंसर। अब ये 8/11 और ये वाला 2 आपस में कैसे हो गए, पैरेलल, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर दो 8/11 प्लस 2, तो फाइनल आंसर बनेगा 11 इंटू 2 22 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 11, तो ये बन गया 30/11। ये कैपेसिटेंस किसकी आई, 30/11 माइक्रोफेराड। ये कैपेसिटर आई इन तीनों का रिजल्टेंट और इस ये वाला कैपेसिटर। तो फाइनली अब हमारे पास सिर्फ 3 कैपेसिटर बचे, इन सब को हमने सॉल्व कर लिया। ये वाला कैपेसिटर कितना हो गया, 30/11, इन सब का रिजल्ट, तीनों को पहले निकाला, उसके बाद इसको पैरेलल में जोड़ा, तो ये चारों का रिजल्ट बेसिकली हो गया 30/11। अब हमारे पास ये 2 कैपेसिटर बचे, तो फाइनल डायग्राम भी हमारे पास इस तरीके से ही रह गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 30/11, ठीक है ना। नाउ अब हमने क्या करना है, इन तीनों को सीरीज में लगाना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, अब ये डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि सीरीज में 1/c का फॉर्मूला लगता है। तो मैं लिखूंगा 1/c ए बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस इसको उल्टा करो 11/30 प्लस 1/2, एलसीएम आपका आया 30, तो ये बन गया 15 प्लस 11 प्लस 15, तो ये हो गया 30, 15 और 15 30, 30 प्लस 11 हो गया 41, तो 41/30। लेकिन क्योंकि ये 1/c ए भी है, तो उल्टा करने पर यानी कि रेसिप्रोकल करने पर कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ये आएगा 37 माइक्रोफैराड। फिर से एक बार समझ लो, कभी भी लेटर क्वेश्चन आए तो लास्ट से शुरू करो। ये तीनों हो गए सीरीज, उसके बाद ये हो गया पैरेलल, उसके बाद ये तीनों कैसे हो गए सीरीज, उसके बाद इसका रिजल्ट इसके साथ कैसा हो गया पैरेलल, और उसके बाद लास्ट में ये तीनों सीरीज, ये तीनों सीरीज, फिर ये इसके साथ पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, फिर ये पैरेलल, और फिर लास्ट में तीनों सीरीज। ऐसा ही हमने करा है पूरे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। होपफुली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब यहाँ आप देखिए इनफाइनाइट लैडर स्टेप्स हैं, हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, नीचे वाली ब्रांच की कैपेसिटर मैंने हटा दिए, जिससे कि मैं आपको प्रोसीजर समझा सकूं इजीली। करने को तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए थोड़ा अवॉइड करा है, टाइम सेव हो जाएगा उससे। नाउ अब इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन करने का एक ही ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, बस वही चीज़ हमें समझनी है। देखो ज़रा, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप लेस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। समझ आइए बात, इनफाइनाइट स्टेप्स हैं टोटल, इनफाइनाइट स्टेप्स, उसमें से एक स्टेप अगर हम कम भी कर देंगे तो भी क्या रह जाएगा, इनफाइनाइट स्टेप्स ही तो रह जाएंगे। तो हमने इन्फिनिटी -1 यानी कि इनफाइनाइट -1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट ओवरऑल वैल्यू। अब इसका एक तरीका है, सुनिएगा ज़रा, कौन से स्टेप्स मैंने लेस किए। ए टर्मिनल को अगर हम यहाँ मान लें और बी टर्मिनल को हम यहाँ मान लें, तो भी तो ये इनफाइनाइट स्टेप ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जितना ये डॉट से पहले, ये दोनों डॉट से पहले का जो स्ट्रक्चर है इसको छोड़ दो, तो बाकी वाला जो स्ट्रक्चर राइट साइड में है उसकी कैपेसिटेंस भी तो, उसमें भी तो इनफाइनाइट स्टेप्स ही रहे। अब उसकी कैपेसिटेंस कितनी हुई, सुनिए ज़रा। अगर हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो कैपेसिटेंस है वो है सी, ए और बी। अब ए और बी में से पहला स्टेप लेस कर दिया, तो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसकी कैपेसिटेंस भी तो सी हुई, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट स्टेप में ही जा रहा है। देखो लॉजिक, ये बात समझ लेना प्लीज, ये एक इतना पोर्शन इसमें से हाइड कर दो, तो बताइए ओवरऑल स्टेप्स में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हैं इनफाइनाइट स्टेप्स, तो एक लेस कर दोगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा। तो इसका सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि पहले वाले ब्रांच को हटा दिया जाए, दोनों टर्मिनल्स को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, एक स्टेप आगे, और इतने पोर्शन को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, इतने पोर्शन को छोड़ करके बाकी सबकी कैपेसिटेंस भी सी कंसिडर कर ली जाए। तो ये डायग्राम कैसे बन जाएगा उसको ज़रा ऑब्जर्व करिएगा। ये ए, ये बी, ये पहला कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड,
दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड, और बाकी पोर्शन की वैल्यू कितनी हमने कंसिडर कर ली, सी माइक्रोफेराड। फेराड बोलो या फैरड बोलो, बात एक ही है, यहाँ पे जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लो। लेकिन ध्यान से सुनिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा और आपको हो सकता है ये हैरानी भी लग रही हो, लेकिन समझने की कोशिश करिए इसका लॉजिक क्या है कि इनफाइनाइट स्टेप में से एक स्टेप हमने लेस कर दिया तो रहा तो इनफाइनाइट ही ना। बस हमने पूरे ओवरऑल गिवन क्वेश्चन जो था उसकी नेट कैपेसिटेंस लेट कर ली सी, अब उसमें से हमने एक स्टेप लेस कर दिया तो जो बाकी स्टेप्स बचे उनकी कैपेसिटेंस भी तो सी रही, क्योंकि वन लेस करने पर इनफाइनाइट पे कोई असर नहीं पड़ता। ये वैल्यू इनफाइनाइट स्टेप्स शो कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है। मींस कि पूरे इनफाइनाइट स्ट्रक्चर की एक फिक्स वैल्यू आई थी जिसको हमने माना था सी, अब हमको सी की वैल्यू बतानी है। तो हमने उसका लॉजिक फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि क्या लगाया, एक स्टेप लेस कर दो, बाकी ओवरऑल सारे स्टेप्स को उसी के इक्विवेलेंट कंसिडर करो, उसकी जगह सी लिख दो। तो यहाँ पे पहला स्टेप छोड़ करके बाकी सारे स्टेप्स की कैपेसिटेंस को हमने सी लिख दिया। अब सॉल्विंग करते हैं इन दोनों को, कैसे हो गए दोनों सीरीज, पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों सीरीज में हो गए। तो 1/c इज इक्वल टू बनेगा सी नेट, सी नेट का मतलब यहाँ पर ये दोनों का कैपेसिटेंस, ठीक है। नाउ 1/2 प्लस 1/c, ये बन गया आपका एलसीएम लेने पर 2c, और यहाँ आ गया c प्लस 2, ये हो गया c नेट। अब इसको रेसिप्रोकल करो तो c नेट इज इक्वल टू 2c प्लस c 2c ओवर c प्लस 2। अब ये आंसर जो आया वो इन दोनों का आया। अब इन दोनों के आंसर के बाद एक स्टेप मैं यहां पे बढ़ा देता हूं, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 1 एंड दिस इज सी नेट। सी नेट कितना आया है, 2c अपॉन c प्लस 2। ये देखिए ना, ये वैल्यू दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। अब दोनों को पैरेलल में जोड़ने के बाद फाइनल आंसर आएगा कितना, C, क्योंकि नेट कैपेसिटेंस A और B के बीच में हमने कितना लेट किया, C। अब ये देखिए ये दोनों हो गए हमारे, ये 2c ओवर c प्लस 2, एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर 1, दोनों हो गए पैरेलल में, फाइनल आंसर है C। तो C इज इक्वल टू 1 प्लस 2c अपॉन c प्लस 2। अब c प्लस 2 ये वाला वेरिएबल जो सारा इसको इस तरफ ले आओ, तो ये बन गया हमारा c माइनस 2c ओवर c प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो आप, सिंपल, अब तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, जैसे मर्जी कर दो। एलसीएम आ गया c प्लस 2, c प्लस 2 से c को मल्टीप्लाई करो, c इंटू सी प्लस 2 माइनस 2c इक्वल टू 1। अब मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम लीजिए, सॉरी ओपन करिए ब्रैकेट को, तो सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस का 2c ओवर c प्लस 2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये चीज़ कैंसिल हो गई दोनों, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस 2, तो ये सारा वैल्यू इस तरफ आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट रूट्स कैलकुलेट कर देता हूँ, अल्फा बीटा जैसे आप पढ़ते थे, प्लस माइनस बी, या माइनस बी ले लेते हैं चलो पहले, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये इस तरीके से आपको याद होगा। नहीं याद है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार रिवाइज कर लो, लेकिन ये आना चाहिए। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। नाउ अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आता है इसका कोफिशिएंट, ये हो गया -1, प्लस अंडर रूट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, इसको a की जगह पे आप लगाएंगे 1, यहाँ पर भी मैं आपको 1 कर देता हूँ, और फाइनली बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सॉल्व करने के आपका आंसर आ जाएगा 2, और अगर आप बीटा कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -1। ये भी माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड। अब नेगेटिव में कैपेसिटेंस होता नहीं है तो इसको कंसिडर हम करेंगे नहीं, फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 2 माइक्रोफैरड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए। इसको 2-3 बार दोहराइए और कोशिश करिए कि खुद एक बार कैलकुलेट कर पाएँ, डिफरेंट वैल्यूज़ लेके कंसिडर करो, जिससे कि आपकी तैयारी पक्की हो जाए। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।